चलिएगा, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रूलर के बारे में, अगले शासक के बारे में। आपके कौन सी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी। तो लोधी वंश के जो अगले शासक आएंगे आफ्टर डेथ ऑफ बहलोल खान लोधी, तो बहलोल खान लोधी के बाद सेकंड नंबर के रूलर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज सिकंदर लोधी। तो हम बात करेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी जिनका जो शासनकाल है वो इनके पिता के बाद यानी कि 1479 1479 से 1570 यानी 1517 तक चला था। यानी काफ़ी लंबा रूलिंग रहा है, लगभग अगर देखा जाए 11 ईयर और 17 ईयर यानी कि 28 ईयर तक लगभग इन्होंने क्या किया? रूल किया है। 28-29 साल शासन किया किसने? सिकंदर लोधी नाम के शासक ने। हालांकि इनका नाम जो था, बचपन का जो नाम था, इनिशियल जो इनका नाम था वो था निज़ाम खान। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ महान इंपॉर्टेंट रूलर्स के बचपन के क्या नाम थे। जैसे आप लोगों ने जब पहला ही टॉपिक पढ़ा था मगध एम्पायर, तब हमने एक डायनेस्टी डिस्कस की थी जिसका नाम था हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश। और हर्यक वंश के ही पहले जो शासक हुए थे उनका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार के बचपन का ही नाम हुआ करता था श्रेणिक। और उनके बाद आए अजातशत्रु जिनके बचपन का नाम हुआ करता था कुणिक। तो आप लोगों को इस तरह से क्या करना है, नाम ध्यान रखना है राजाओं के बचपन के। इसके अलावा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इनके बचपन के नाम क्या हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। अभी सिकंदर लोधी की अगर बात की जाए तो इन्हीं के बचपन का नाम हुआ करता था निज़ाम खान। हिज बर्थ नेम वॉज निज़ाम खान। तो इनके बचपन का नाम क्या है? निज़ाम खान। जब ये शासक बने हैं या जब बड़े हुए हैं तो इनका नाम हो गया सिकंदर लोधी। और एक बात और मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छे पोएट भी थे। क्या थे? बहुत अच्छे कवि भी थे। और कवि के रूप में इनका जो नाम था वो था गुलरुख या गुलरुखी। एज अ पोएट हिज नेम इज नोन एज गुलरुख या गुलरुखी, है ना। तो इनका एक नाम और क्या है? गुलरुख या गुलरुखी नाम से इनने कविताएं भी या पोएट्री भी क्या है? लिखी हैं। किस भाषा में? फारसी भाषा में। क्लियर। तो एक अच्छे पोएट के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अब देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाले लोधी वंश के सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है किसे? लोधी डायनेस्टी के शासक सिकंदर लोधी को। क्लियर। जब ये शासन कर रहे थे अपने दिल्ली में, तब इनके समय पर होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है, सबसे खास इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफिस रूलिंग टाइम। इंपॉर्टेंट इवेंट या हम वो बात करें सबसे ऐतिहासिक घटना जो इन्हीं के शासनकाल के समय पर हुई, सबसे पहला ही पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं वो ये है इंपॉर्टेंट इवेंट। वो ये है कि इन्हीं के समय पर जब ये शासन कर रहे थे तब 17 मई 1498 को, और आप लोग समझ ही गए होंगे 17 मई 1498 को भारत में आगमन हुआ पहले यूरोपियन का। फर्स्ट टाइम एन यूरोपियन केम टू इंडिया फ्रॉम अ सी रूट। समुद्री रास्ते से पहली बार एक यूरोपियन व्यक्ति इंडिया में आया था। और उस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहे थे? सिकंदर खान लोधी या सिकंदर लोधी, जिनके बचपन का नाम हुआ करता था निजाम खान। क्योंकि एक अच्छे पोएट थे इसलिए पोएट के रूप में उनका नाम क्या था? गुलरुख। उन्हीं के समय पर फर्स्ट टाइम यूरोपियंस इंडिया आए थे। और वो जो यूरोपियन फर्स्ट आया था उसका नाम सभी लोग जानते होंगे, VASCO, वास्को डी गामा। ये जो होते हैं ना पुर्तगाली लोग, इनके नाम के बीच में डी शब्द आता है, DE या डी, इसलिए इनके भी नाम के बीच में क्या आता है? वास्को डी गामा। बार्थोलोमियो डियाज हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे कई सारे पोर्तुगीज गवर्नर होंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे आफ्टर मीडिएवल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट गवर्नर्स ऑफ पुर्तगाल रूलिंग पीरियड। वास्को डी गामा जो पहले यूरोपियन थे वो आए थे इंडिया में 17 मई 1498 को। उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था लोधी वंश, और लोधी वंश के शासक रूल कर रहे थे सिकंदर लोधी, है ना। और ये जो आया ना वास्को डी गामा, ये पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल की जो कैपिटल हुआ करती थी उस समय लिस्बन। तो लिस्बन से ये निकले थे और लिस्बन से 90 दिनों की समुद्री यात्रा करने के बाद आफ्टर 90 डेज
90 डेज की समुद्री यात्रा करके लिस्बन से जब ये निकला, वहाँ पे जो सी था, वहाँ पे जो ओशियन था, अटलांटिक ओशियन को कवर किया पूरा। अटलांटिक ओशियन को कवर करके अफ्रीका के एकदम साउथ में पहुंचा, अफ्रीका के एकदम सदर्न किनारे पर पहुंचा, समझिए ना, मोजाम्बिक वगैरह जो कंट्रीज हैं, और वहां से फिर नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू किया, उत्तर की ओर टर्न लेते हुए, इस तरह से टर्न लेते हुए उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हुआ। और यहीं पे उसे कुछ इंडियंस दिख गए थे, कुछ इंडियंस व्यापारी दिख गए थे, कुछ भारतीय व्यापारियों की नौकाएं दिख गई थी, और उन्हीं का पीछा करते 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 वास्को डिगामा पहुंच गए हैं इंडिया में, केरल के कालीकट के तट पर। कहाँ पहुंच गया? तो ये वास्को डिगामा पहुंचा था केरल के कालीकट के तट पर, समझ गए। और इंडियन जो रूलर्स वहां पर रूल किया करते थे, जिस जगह पे पहुंचा था, उनका नाम था जेमोरिन। तो जेमोरिन नाम के एक शासक रूल कर रहे थे जिस समय वास्को डिगामा इंडिया आया था, क्लियर। और के सेंट्रल पावर में, है ना, वो तो हिंदू रूलर थे जेमोरिन, पर सेंट्रल की बात की जाए तो कौन थे? सिकंदर लोधी, क्लियर। बाकी सब डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये एक इनके समय का एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, जो कि इनके समय पर केरल के कालीकट में फर्स्ट यूरोपियन वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा था। अब देखिए, सिकंदर लोधी जब शासन कर रहे थे तब इनिशियली तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। बट अचानक से क्या हुआ कि राजस्थान के, राजपूताना के जो राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रिवोल्ट करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। राजपूत शासकों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और आप लोग ध्यान रखिए, राजस्थान में 3 किंगडम सबसे ज्यादा हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 किंगडम्स के ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे। मीडिएवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकाल में ही सबसे मजबूत रही वो 3 किंगडम। एक मेवाड़ जहां पे आप लोग जानते हैं सिसोदिया रूलर रूल किया करते थे। दूसरा मारवाड़ जहां पे राठौड़ वंश के शासक रूल किया करते थे, जोधा नाम से फेमस हुए थे वो। उन्हीं के 2 रूलर थे, एक जोधा और एक बिक्का। जोधा ने स्टेब्लिश किया जोधपुर, बिक्का ने स्टेब्लिश किया बीकानेर। और तीसरी जो थी वो थे कछवाहा रूलर हुए थे आमेर या फिर जयपुर वाले रीजन में, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा आते हैं मेवाड़ के। सबसे मजबूत शक्तिशाली जो राजपूताना किंगडम थी वो थी मेवाड़, और मेवाड़ में ही शासक हुए थे। क्योंकि मेवाड़ के साथ ही इनके क्यों कॉन्फ्लिक्ट होते थे दिल्ली सल्तनत के, या मुगल डायनेस्टी के महाराणा प्रताप के क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुए बाबर के साथ या अकबर के साथ? तो उसका रीजन एक ही है, क्या है कि गुजरात को इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। दिल्ली सल्तनत हो या मुगल पीरियड हो, गुजरात कैप्चर किया हुआ था। और जो ट्रेड होता था वो दिल्ली से गुजरात के लिए जाना होता था, दिल्ली से गुजरात का रास्ता था। और गुजरात व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, या व्यापार गुजरात से होता था समुद्री रास्ते से। और बीच में जो आता था वो आता था मेवाड़ से होते हुए ही गुजरना पड़ता था आपको अगर दिल्ली से गुजरात जाना है। और बीच में कौन आएगा? मेवाड़। इसलिए मेवाड़ की बहुत ही टेक्टिकल पोजीशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। और ये कोशिश थी दिल्ली के लोगों की कि मेवाड़ हमेशा हमारे नियंत्रण में रहे। और मेवाड़ पर ही रूल करते थे कौन? राजपूत रूलर्स। जो सबसे ताकतवर महान योद्धा हुए हैं राजपूत रूलर्स में, वो सब मेवाड़ के ही थे। अब देखिए, यहाँ पे रिवोल्ट शुरू हो गया। किसके समय पर सबसे ज्यादा रिवोल्ट? राजपूताना रूलर्स। क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कौन था उस समय? वहां पे रूल कर रहे थे राणा सांगा। कौन रूल कर रहे थे? राणा सांगा। तो ध्यान रखिएगा, राणा सांगा नाम के राजपूत रूलर रूल कर रहे थे। कहां पर? मेवाड़ में, है ना। इनके पिता का नाम था राणा मोकाल सिंह, और इनका नाम है राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। राणा पूरा नाम है राणा संग्राम सिंह, क्लियर। इन्हीं के एक भाई हुआ करते थे पृथ्वीराज, जिनके साथ जिनका सक्सेसर वॉर हुआ था, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। और फाइनली उसको जीतकर ही अगले शासक बने थे, लगभग 1508 के अप्रोक्स, 1508 के लगभग। और वो कंटेम्प्रेरी रहे सिकंदर लोधी के। राणा सांगा किसके कंटेम्प्रेरी रहे? सिकंदर लोधी के। और सिकंदर लोधी के बाद जो है इब्राहिम लोधी, क्योंकि फिर ये 1528 तक रहेंगे राणा सांगा। इब्राहिम लोधी के भी कंटेम्प्रेरी कौन रहे? राणा सांगा। तो ध्यान रखिए। और जब बाबर आ जाएगा ना, तब भी राणा सांगा रहेंगे। और उसके साथ भी उनका एक युद्ध होता है 1527 1527 के लगभग, जिसका नाम था बैटल ऑफ खानवा। और खानवा के युद्ध में ही पराजित हुए थे राणा सांगा। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े थे, और 100 युद्ध में से एक ही युद्ध जो है जिसमें इनको एकमात्र युद्ध में पराजय हासिल हुई थी, वो था बैटल ऑफ खानवा, जिसमें बाबर ने इन्हें पराजित किया था, क्लियर। और साथ ही ये इतने बहादुर थे, इतने महान योद्धा थे कि इनके शरीर पर 80 घाव थे।
80 घाव होने के बावजूद ये किसी भी युद्ध को नहीं हारे, और जब इनके भाई के साथ इनका सक्सेसर का युद्ध हुआ, उसी युद्ध में इनकी आंख और इनके हाथ जो है वो जख्मी हो गए थे या वो खराब हो गए थे। क्लियर। तो ऐसे महान योद्धा थे राणा सांगा, जिनके समय या जिन्होंने रिवोल्ट किया किसके ऊपर, सिकंदर लोदी के समय पर, है ना, और दिल्ली सल्तनत के वर्चस्व को या उसकी सोवर्निटी को एक्सेप्ट करने से लगातार क्या करते रहे, मना करते रहे। क्लियर। तो ध्यान रखिए इन्हीं के समय पर रिवोल्ट हुआ था बार बार, कहां पर, राजस्थान के राजपूत रूलर के द्वारा, और इन रिवोल्ट से वो काफी परेशान थे, क्योंकि एक बार रिवोल्ट शांत किया, फिर दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद जैसे ही पता चला, दिल्ली पहुंचते ही कि अगेन रिवोल्ट हो गया राजस्थान। तो ये रिवोल्ट से काफी परेशान हो चुके थे। कौन, सिकंदर लोदी। अब क्या किया जाए, तो जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा ना, दिल्ली सल्तनत में ही एक शासक हुए थे जिन्होंने कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी, अभी हमने डिस्कस किया, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। साउथ के रिवोल्ट से परेशान होकर देवगिरी में कैपिटल बना ली थी। एज इट इज, सेम टू सेम, राजपूताना टेरिटरी के रिवोल्ट से परेशान होकर इन्होंने एक नई सिटी फाउंड की, एक नया शहर स्थापित कर लिया जो राजस्थान और दिल्ली के एकदम बीचों बीच में आता था, है ना। तो ध्यान रखिए इसी से परेशान होकर, इन्हीं रिवोल्ट से परेशान होकर ही डिसाइडेड टू फाउंडेड अ न्यू सिटी, एंड द सिटी नेम इज एंड द सिटी नेम वाज सिकंदराबाद। तो इन्होंने एक नया शहर बसा दिया था जिसका नाम था सिकंदराबाद, और उसका कारण यही था राजस्थान के रिवोल्ट पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और सिकंदराबाद ही बाद में नाम किस नाम से जाना गया, आगरा के नाम से। तो इन्होंने एक नया शहर बसा दिया अपने ही नाम पर, जिसका नाम क्या था, सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद ही फेमस हुआ किस नाम से, आगरा के नाम से। इन 1504 1504 में he founded a city that is named as Sikandrabad. He founded a city सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद ही कहलाता है क्या, आगरा। सिकंदराबाद ही किस नाम से जाना जाता है, आगरा के नाम से। तो 1504 में लगभग इन्होंने स्टेब्लिश किया था, और 1506 में, इन 1506 में ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू सिकंदराबाद। तो 1506 में कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी दिल्ली से सिकंदराबाद में, और इस्टेब्लिश किया था शहर को कब, 1504 में। 1504 में ही इन्होंने क्या किया था, इस सिटी को इस्टेब्लिश किया था, और 1506 में ही कैपिटल भी ट्रांसफर कर दी थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिकंदर लोदी वॉज अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, ये एक कवि भी थे, और लैंग्वेज आप लोग पता होना चाहिए, फारसी भाषा की, पर्शियन लैंग्वेज के कवि थे। और इन्होंने कई सारी कविताओं का संग्रह किया है, कई सारी फारसी भाषा में कविताओं का संग्रह किया है। और इनकी जो इन कविताओं का संग्रह है ना, उन कविताओं का जो ग्रुप है, जो कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज हैं, उन्हें कहा जाता है गुलरुख, है ना, इसी नाम से। और ये नाम इन्हीं का नाम कहा जाता है। तो गुलरुखी के नाम से इन्होंने अपनी जो फारसी कविताएं थी उनका संग्रह किया था। He was a poet by the name of Gulrukhi, and he wrote so many collection of poems in Persian. These collection of poems are known as Gulrukhi. उन पोएम्स के कलेक्शन को ही, उन कविताओं के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, गुलरुखी। समझ गए। इन्होंने साथ ही एक बुक लिखी थी आयुर्वेद पर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। तो फरहंगे सिकंदरी वॉज ऑल्सो अ बुक रिटन बाय हिम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद पर इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। तो ध्यान रखिए फरहंगे सिकंदरी was a book written by him on the subject of आयुर्वेद। तो आयुर्वेदा के ऊपर या आयुर्वेद के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट या इवेंट जो इनके समय पर हुआ, इन्होंने दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उस कुतुब मीनार की
ऊपर की जो दो मीनारें हैं, है ना, उन्हीं पर खतरा होता था हमेशा। तो ऊपर की जो दो मीनारें हैं, उन दोनों मीनारों को क्या किया था, रिनोवेट कराया था या रिकंस्ट्रक्टेड कराया था या उनका जीर्णोद्धार कराया था। तो ध्यान रखिए, इन्हीं के समय पर कुतुब मीनार की जो दो बिल्डिंगें थी ऊपर की, उन्हें क्या कराया गया, रिनोवेट कराया गया, उनका जीर्णोद्धार कराया गया था। जबकि अभी हम बात करें, हमने फिरोज तुगलक पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के शासक, उनके समय पर ही क्या हुआ था कि जो फोर्थ है और फिफ्थ जो मीनार थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू लाइटनिंग, यानी बिजली गिरने के कारण। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बिजली गिरने के कारण फोर्थ और फिफ्थ मीनार कुतुब मीनार की किसके समय डिस्ट्रॉय हुई थी? आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही पीरों और फकीरों की मजारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ये जो प्रतिबंध था ये बंद हो गया और महिलाएं फिर से जाने लगी, और इसे एक बार फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था किसने? सिकंदर लोधी ने। तो ये चीजें अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की श्रेणी में आ जाते हैं। देखिए क्या बात हो रही है, ही रिनोवेट कुतुब मीनार, ही ऑल्सो रिनोवेट कुतुब मीनार, और जो कौन कौन सी मीनार है, फोर्थ एंड फिफ्थ मीनार, है ना, उनका क्या कराया? रिनोवेट कराया। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिकंदर लोधी ने लैंड मेजरमेंट करने के लिए, जमीन को नापने के लिए एक यूनिट चला दी थी, एक यूनिट इन्होंने चलाई थी फॉर लैंड मेजरमेंट। जमीन को नापने की एक इकाई इन्होंने यूज करी थी, दैट इज गज ए सिकंदरी, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी वॉज अ यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। तो जमीन को नापने की एक इकाई, दैट इज नोन एज गज ए सिकंदरी। इट वॉज स्टार्टेड बाई सिकंदर लोधी। और एक गज की अगर बात की जाए, या एक सिकंदरी गज की अगर बात की जाए, 1 सिकंदरी गज, एक सिकंदरी गज इक्वल टू होते हैं 30 इंचेस। एक सिकंदरी गज इज इक्वल टू कितना होगा? 30 इंच। He started a new unit for land measurement is known as गज सिकंदरी, and 1 गज सिकंदरी is equal to 30 inches, है ना। एक रूलर और हुए हैं जिन्होंने एक यूनिट शुरू करी थी लैंड मेजरमेंट की, एक यूनिट का यूज किया था लैंड मेजरमेंट के लिए, और वो थे कौन? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक, जिन सबसे महान शासक, जिनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। काफी डीप में डिस्कस किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को और उनके समय पर होने वाली सारे इवेंट्स को। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे सुधार किए थे, काफी सारे रिफॉर्म्स किए थे, और उसमें 2 रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं, कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स और दूसरे पढ़ते हैं आर्मी रिफॉर्म्स, यानी सैन्य सुधार। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, आर्थिक सुधारों की, तो सबसे पहला ही काम इन्होंने ये किया कि पहले लैंड मेजरमेंट कराना शुरू किया, जमीन को नापना शुरू किया। क्लियर? पहले ये पता लगाना शुरू किया कि आखिर कितनी जमीन खेती योग्य है और कितनी जमीन जो है वो बंजर है। ये काम कराया सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसके लिए जो यूनिट यूज की उन्होंने वो थी बिस्वा। बिस्वा नाम से एक यूनिट यूज की थी अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन को नापने की। क्लियर? ध्यान रखिए। और जब जमीन नाप ली गई और पता लग गया कि इतनी उपजाऊ है और इतनी अनुपजाऊ है, तो फिर जो दोआब रीजन थे वहां पे इन्होंने जो टैक्स की रेट थी वो बढ़ा दी गई, और वो बढ़ाकर कर दी थी 1/2 के लगभग 1/2, जो 1/3 से कर दी गई थी इनके समय पर। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। तो पहला इकोनॉमिकल रिफॉर्म तो जमीन नापने का हुआ, और फिर टैक्स की रेट बढ़ाई, और दूसरा काम जो किया वो ये करा, वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म में वो पहले शासक थे जिन्होंने महंगाई या इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने का काम शुरू किया बाई मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि बाजार नियंत्रण पद्धति। और बाजार नियंत्रण पद्धति
के माध्यम से इन्होंने इन्फ्लेशन को नियंत्रण किया या मार्केट को कंट्रोल किया। अब देखिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या था कि ऐसा था, 4 प्रकार जो भी व्यापारी वहां मार्केट में होते थे उन्हें जो कमोडिटी वो बेचा करते थे उन कमोडिटीज के प्राइस फिक्स कर दिए गए थे कि आप इससे कम दाम पे तो बेच सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते हैं। और अगर कोई व्यापारी या कोई दुकानदार गलत तोलता था या गलत मेजरमेंट करता था कमोडिटीज का, तो जितना भी वो बेईमानी करता था, जितने ग्राम की वो बेईमानी करता था, उतने ग्राम का मांस उसके शरीर से अलग कर लिया जाता था। समझ गए? तो दंड काफी खतरनाक था। तो एक तो इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर आए थे और 4 प्रकार के मार्केट बनाए थे। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या पूरा व्यापार संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने रियासत, और चारों मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर बना दिए थे, ऑफिसर, मार्केट ऑफिसर, जिनको कहा जाता था सहनाए मंडी। तो हर एक मार्केट में एक सहना हुआ करता था जो उस मार्केट को संभालता था। सारे के सारे जो व्यापारी हैं उनके नाम उसके पास रजिस्टर होते थे। क्लियर? तो एक सहनाए मंडी हुआ करता था इनके समय पर। तो ये तो हो गए कौन से रिफॉर्म? इकोनॉमिकल रिफॉर्म। दूसरा इन्होंने आर्मी में क्या रिफॉर्म किए? तो सबसे पहले ही शासक थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी क्या की? स्टेब्लिश की, यानी कि एक स्थायी सेना स्थापित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? एक बड़ी स्थायी सेना, और स्थायी सेना किस बेस पर? रेगुलर सैलरी के बेस पर, यानी कि कंटिन्यूअस उन्हें सैलरी भी दी जाती थी, हर महीने सैलरी मिलती थी। तो रेगुलर सैलरी के बेस पर स्टैंडिंग आर्मी स्टेब्लिश करने वाले पहले शासक। और दूसरा आर्मी रिफॉर्म यह था कि इन्होंने 2 पद्धति शुरू की। एक हुलिया लिखने की पद्धति, यानी स्केच बनाया गया सैनिकों का और वो स्केच उन्हें हमेशा अपने पास रखना होता था। और दूसरा था दाग प्रथा। घोड़े के ऊपर गर्म लोहे से एक निशान बना दिया जाता था जिसे कहा जाता है दाग सिस्टम या दाग प्रथा। तो हुलिया एंड दाग सिस्टम, यानी सैनिकों का हुलिया बनाया जाता था और हमेशा उन्हें अपना हुलिया अपने पास रखना होता था। समझ गए? स्केच अपने पास रखना होता, उस बेस पर ही उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड कराई जाती थी। तो ये कुछ सुधार थे जो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे हम यूनिट की बात कर रहे थे इसलिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यूनिट इन्होंने कौन सी यूज की थी? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी 1 गज इज इक्वल टू होता है 13 इंचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं दैट इज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर सॉरी सिकंदर लोदी, है ना। कुछ और मुद्दों पर डिस्कस करते हैं सिकंदर लोदी के ऊपर। सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए ना तो इनकी माँ हिंदू थी। इनकी माँ जो थी वो बिलोंग करती थी किस धर्म से? हिंदू धर्म से। अब जब हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी तो जो धर्म के बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मुस्लिम धर्म के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उलेमा वगैरह, वो ये ना सोचे कि ये व्यक्ति हिंदू माँ से पैदा हुआ है, इट मीन्स कि हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता होगा। और जब अगर धार्मिक उलेमाओं की अगर ऐसी विचारधारा बन जाएगी तो इनका जो शासन है, साम्राज्य है, वो खतरे में आ जाएगा। इनके हाथ में जो गद्दी है शासन की वो खतरे में आ सकती थी, क्योंकि उस समय शासन पर धर्म का काफी प्रभाव था। शासन पर किसका प्रभाव था? एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है नियंत्रण था किसका? धर्म का। उलेमाओं की बात काफी ज्यादा मानी जाती थी उस समय पर। तो इस चीज को शो करने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर भी क्या किए हैं? हिंदू धर्म को खत्म करने की कई कोशिशें की। जैसे कि अगर हम बात, या कई कट्टर नीतियों को इन्होंने क्या किया? चालू रखा। जैसे बिकॉज सिकंदर्स मदर वॉज अ हिंदू, ही ट्राइड टू प्रूव हिज इस्लामिक क्रेडेंटाइल्स बाय स्टोरिंग टू स्ट्रॉन्ग सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी एज अ पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी। क्लियर? तो जो सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी थे उन्हें पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी क्या की? प्रोवाइड करे। देखिए क्योंकि सिकंदर की माँ एक हिंदू थी इसलिए उसने राजनीतिक समीक्षक के रूप में मजबूत सुन्नी रूढ़िवादियों का सहारा लेकर, समझ गए, राजनीतिक समीक्षक के रूप में, राजनीतिक समीक्षक किसे रखा? सुन्नी रूढ़िवादियों को का सहारा लेकर अपनी इस्लामिक साख को साबित करने की कोशिश की। समझ गए? ताकि कोई ये ना समझे कि ये जो है हिंदू माँ से, अगर इनकी माँ हिंदू है तो ये इस्लाम धर्म के प्रति जो है नरम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो किंगडम अपने हाथ से निकल जाती है। और ऐसा ही हुआ था किसके साथ? जो हमने डिस्कस किया खिलजी वंश के जो आखिरी रूलर आए थे, है ना, क्योंकि वो मूल रूप से कहा जाता था कि वो हिंदू थे, इसलिए ही तुगलकों ने उनके ऊपर अटैक किया था। क्लियर? खुसरो खान या खुसरो शाह। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। तो ये बात क्लियर हो गई अपनी। अब इन्होंने इसके लिए क्या किया? ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स एंड अंडर द प्रेशर फ्रॉम उलेमा। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कराया। और एक बार की घटना ये हुई, एक बार की बात ये हुई कि किसी उलेमा के
प्रेशर में आकर, उलेमा के दबाव में आकर एक बार एक ब्राह्मण की इन्होंने क्या कराई, हत्या करवाई या उन्हें मृत्युदंड दिया। क्योंकि उस ब्राह्मण ने ये डिस्कशन में, ये वाद विवाद में ये बात कही थी कि मुस्लिम धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो हिंदुइज्म या हिंदू धर्म है, और उसी मुद्दे पर आकर उलेमा उनसे नाराज हो गए और उलेमा ने उन्हें मृत्युदंड देने के लिए प्रेशराइज किया है। समझ गए, उलेमा के उस प्रेशर के में आकर सिकंदर लोधी ने उस ब्राह्मण को क्या दिया, मृत्युदंड दिया। ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स एंड अंडर द प्रेशर ऑफ उलेमा, allowed the execution of a Brahman who declared Hinduism to be veracious as Islam, जिसने हिंदुइज्म को इस्लाम धर्म से क्या बताया था, श्रेष्ठ बताया था एक ब्राह्मण ने, और इसी कारण उलेमा के प्रेशर में आकर इन्होंने क्या किया, उसे मृत्युदंड देने के आदेश दिए। अब देखिए अगला पॉइंट, ही ऑल्सो बैंड, जैसे मैंने बताया, ही ऑल्सो बैंड वुमेन्स फ्रॉम विजिटिंग द मजार्स ऑफ मुस्लिम सेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैन लगाया, ही ऑल्सो बैंड वुमेन्स फ्रॉम, he also banned women from visiting कहां पे जाने से रोक लगाई, फ्रॉम विजिटिंग द मजार ऑफ मजार का मतलब होता है टॉम्ब या समाधि, द मजार ऑफ मुस्लिम सेंट। तो जो मुस्लिम संत होते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या इस तरह के महान जो संत हुए हैं, इनकी मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था वुमेन्स के ऊपर। किसने लगाया था, सिकंदर लोधी ने। और एज इट इज हमने डिस्कस किया फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी। फिरोज शाह तुगलक काफी अच्छा शासक था और जनता के भले के बारे में सोचता था, लेकिन जितना अच्छा वो राजनीतिक तौर पर था उतना ही कट्टर वो धार्मिक तौर पर भी था। और उसने भी हिंदू धर्म को समाप्त करने की कई कोशिशें की है, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, हिंदू मंदिरों में लूटपाट की है, जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उन्होंने डिस्ट्रॉय कराया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर था ज्वाला देवी का मंदिर, उसे डिस्ट्रॉय कराया लूटपाट की। तो ऐसा ही इन्होंने भी कई टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए। और महिलाओं, जैसे उन्होंने महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था मजारों पर जाने पर, एजीटी सिकंदर लोधी ने भी महिलाओं के मकबरों पर जाने पर क्या करा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर। अब एक पॉइंट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है एग्जाम में, क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर सिकंदर लोधी रील में, यानी सिकंदर लोधी के शासनकाल से पहले, द जुडिशियल ड्यूटीज, जो न्यायिक कार्य होते थे, द जुडिशियल ड्यूटीज इज स्मॉलर विलेज, द जुडिशियल ड्यूटीज इन स्मॉलर विलेज एंड टाउन्स वर परफॉर्म्ड बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इनके शासनकाल के शुरू होने से पहले, सिकंदर लोधी के शासनकाल के शुरू होने से पहले, जो छोटे मोटे गांव या जो कस्बे हुआ करते थे, छोटे मोटे गांव या कस्बे यानी टाउन्स वगैरह, वहां पर जो न्यायिक कार्य था, जो न्यायिक कर्तव्य थे, वो कौन करते थे, तो स्थानीय प्रशासक, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही जुडिशियल वर्क परफॉर्म किए जाते थे स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स, यानी छोटे मोटे गांव और कस्बों का जो न्यायिक कार्य था वो एडमिनिस्ट्रेटर ही परफॉर्म करते थे। इट मीन्स कि जैसे सरपंच वगैरह है आज के टाइम पर, गाँव के एडमिनिस्ट्रेटर हम सरपंचों को बोल सकते हैं, और टाउन्स वगैरह में नगर पालिका, नगर निगम वगैरह वगैरह, तो वो लोग ही परफॉर्म कर लेते थे जुडिशियल परफॉर्मेंस, वो जुडिशियल वर्क वही परफॉर्म करते थे। क्लियर। while the Sultan himself consulted the scholars of the Islamic law, समझ गए। लेकिन अगर बात की जाए सिकंदर लोधी की, जो सुल्तान थे, वो इन मुद्दों पर किसकी सलाह लिया करते थे, इन मुद्दों पर वो किसकी सलाह लिया करते थे, इस्लामिक कानून की। समझ गए, इन मुद्दों पर वो सलाह लिया करते थे किसकी, इस्लामिक लॉ की। और अब आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते होंगे इस्लामिक लॉ को ही क्या कहा जाता है, शरिया। मुस्लिम कानूनों को कहा जाता है शरिया। जैसे हिंदू कानूनों को हम मनुस्मृति कह सकते हैं, या हिंदू कानून जो है वो इंस्टॉल है या लिखे गए हैं किसके अंदर, मनुस्मृति के अंदर, है ना। दो बुक बताई है मैंने, एक मिताक्षरा और एक मनुस्मृति। मनुस्मृति दैट वाज रिटन बाय मनु
इन द पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही मनुस्मृति कंपाइल की गई थी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण या हिंदू शासक थे, उनके समय पर आई थी। और एक रूलर हैं विक्रमादित्य 6 चालुक्य डायनेस्टी के, उनके समय पर लिखी गई थी मिताक्षरा। मिताक्षरा जो बुक है वो लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा नामक बुक किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने, जो विक्रमादित्य 6 नाम के एक शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे, जो चालुक्य वंश के रूलर थे, चालुक्य कल्याणी के। कौन से चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य, उनके समय पर लिखी थी। उन्हीं के दरबार में एक कश्मीर के महान पोएट भी हुआ करते थे जिनका नाम था बिल्हण, और बिल्हण ने भी उन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरितम, बायोग्राफी ऑफ विक्रमादित्य 6, विक्रमांक देव चरितम। तो चूंकि मैं बोल चुका हूँ, बार बार मैं बताता हूँ आप लोगों की, जितनी भी बुक्स है ना, एंशियंट वाली अलग रखो, मीडिएवल वाली अलग रखो, मॉडर्न पढ़ेंगे तो मॉडर्न की अलग रखना है, बुक्स के ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो कानून के लिए किसी के को अगर न्याय देना है तो ये किसकी हेल्प लेते थे? सरिया की। इट मीन्स कि ये खुद ही काफी कट्टर व्यक्ति थे, है ना, धार्मिक रूप से काफी कट्टर थे, क्योंकि ये किसके नियमों को अपनाते थे? किसी को अगर न्याय देना हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना, तो शरीयत के कानूनों को। तो क्या हुआ कि इनके पहले तो लोकल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेटर ही रूल किया करते थे या न्याय दिया करते थे गांव में, कस्बों में। बट जब इनका शासन शुरू हुआ ना, तब क्या स्थिति रही? सिकंदर स्टेब्लिश सरिया कोर्ट्स इन सेवरल टाउन्स और विलेजेस। तो इन्होंने क्या किया कि कई सारे गांवों में और शहरों में या कस्बों में इन्होंने क्या किया? शरीयत की अदालतें स्टेब्लिश कर दी, शरीयत कोर्ट्स स्टेब्लिश करा दिए थे। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वहां पे न्याय देने का काम कौन कर रहा था? वहां पे न्याय देने का काम कर रहे थे काजी। काजी न्याय देने का ही काम करते थे, बट वो रिलीजियसली, धार्मिक रूप से। यहां पर काजी को काम दे दिया गया था हर प्रकार का न्याय देने के लिए। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिकंदर स्टेब्लिश सरिया कोर्ट्स इन सेवरल टाउन्स enabling the Qazis to administer the Sharia laws to a larger population। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को अपनी कॉपी में क्या करना है? अपनी कॉपी में इसे लिख लेना है। क्या है? सिकंदर स्टेब्लिश सरिया कोर्ट्स इन सेवरल टाउन्स। सिकंदर स्टेब्लिश सरिया कोर्ट्स, है ना, सरिया कोर्ट्स। इन सेवरल सरिया कोर्ट्स इन सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस, है ना। तो छोटे मोटे कस्बे और गांवों में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने कस्बों में या गांवों में शरीयत न्यायालयों की या अदालतों की स्थापना करवाई थी। तो सिकंदर स्टेब्लिश सरिया कोर्ट्स इन सेवरल टाउन्स, विलेजेस and enabling the Qazis काजी। तो काजी को काम दे दिया गया था एडमिनिस्टर द सरिया लॉ टू अ लार्जर पॉपुलेशन। तो यहां पे सरिया के नियमों को, सरिया के कानूनों को लागू कराने की ड्यूटी किसे दे दी गई थी? काजी को। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिकंदर स्टेब्लिश्ड सरिया कोर्ट्स इन सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस एंड इनेबलिंग द काजी टू एडमिनिस्टर सरिया लॉ, उन्हें एडमिनिस्ट्रेट किसे कराना है? उन्हें लागू किसे कराना है? काजी टू एडमिनिस्टर सरिया लॉ। अब आप लोग समझ गए होंगे ना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लियर हो गए होगा कि छोटे मोटे गांवों में, कस्बों में जो न्यायिक पद्धति थी अब वो सरिया के हिसाब से चलती थी, सरिया के कानूनों के हिसाब से न्याय दिया जाता था।
और शरिया के कानूनों को ठीक तरह से चालू रखने का काम किसको दे दिया गया था? काजी को, है ना। काजी का ये काम था। ये सब कुछ किसके समय पर हुआ था? ये सब कुछ हुआ था सिकंदर लोदी के समय पर, और यही क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया वाले, मुस्लिम जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी हो? मुस्लिम की हो, तो वहां पे तो ये सब कुछ चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जहां पे थोड़ी बहुत हिंदू पॉपुलेशन थी, तो हिंदुओं के लिए भी इन चीजों का या इन अदालतों का यूज किया जाता था, लेकिन रिलीजियस मुद्दों पर न्याय देने के लिए नहीं। जो नॉन रिलीजियस इशू है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू है, तो इन अदालतों का यूज किया जा सकता था जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी। तो हम इसमें भी देखिएगा कि ऑल्दो सच कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश इन एरियाज विथ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, तो जनरली तो ये जो अदालत थी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन थी, यानी महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले जो क्षेत्र थे वहां स्थापित किया गया था। क्लियर? देवर ऑल्सो ओपन टू नॉन मुस्लिम, ये साथ ही ओपन होते थे नॉन मुस्लिम्स के लिए, वैसा नहीं हिंदुओं के लिए भी अदालतें काम करती थी। इंक्लूडिंग फॉर नॉन रिलीजियस मैटर्स, लेकिन यहाँ पे मैटर्स कौन से होना चाहिए? नॉन रिलीजियस मैटर, इंक्लूडिंग नॉन रिलीजियस मैटर्स सच एज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो अगर संपत्ति का, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, देन दीज कोर्ट्स कैन कंडक्ट, तब ये कोर्ट्स कंडक्ट की जा सकती थी नॉन मुस्लिम लोगों के लिए भी। तो ओवरऑल डिस्कशन हमने किया सिकंदर लोदी के बारे में, काफी लंबा डिस्कशन हो गया है। 2-4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्हीं के समय पर यूरोपियंस इंडिया में आए थे। 17 मई 1498 में जो है कौन आ गया था? वास्को डी गामा, लिस्बन से, पुर्तगाल की राजधानी से 90 दिनों की यात्रा करने के बाद केरल के कालीकट के तट पर। इन्हीं के समय पर राजपूताना रूलर्स ने या राजपूत रूलर्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया? अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी। 1506 में एक नया शहर स्टेब्लिश किया, 1504 में सिकंदराबाद, और कैपिटल ट्रांसफर कर दी 1506 में सिकंदराबाद, जो आगरा के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य भी किए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कट्टर व्यक्ति की तरह माना जा सकता है। हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कराया, है ना, कई हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कराए। महिलाओं को पीरों फकीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाए। इस तरह के भी काम इनके समय पर हुए हैं। और छोटे मोटे विलेजेस या जो टाउन्स थे, कस्बे थे, वहां पर शरीयत के कानूनों के हिसाब से अदालतों की स्थापना कराई, और वहां पर शरीयत के कानूनों को लागू कराने की, एडमिनिस्ट्रेट कराने की ड्यूटी किसे दी गई? काजी को। देखिए जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ना, ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। और ये पॉइंट है ना, ये वाली जो बात है, ये वाली बात एसएससी के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। क्लियर? इसीलिए जो पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं ना, उसे मैं लिखवाता हूं, अदरवाइज मैं सिर्फ बोल के बता देता हूं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए, तो हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के तीसरे और सबसे अंतिम शासक के बारे में, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। चलिए, तो अब गौर करेंगे इब्राहिम लोदी के ऊपर।